ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर्स टुडे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। नहीं राज, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ऐड मेथड के बारे में एक एग्जांपल देखा था, जिससे हमने समझा था कि फंक्शन कॉल बाय पासिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज हमको आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक सी प्लस प्लस में पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की, फिर हम बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, सभी लोग फोकस करेंगे क्लास में। कंस्ट्रक्टर क्या है? देखो, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास हुज नेम इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। क्या मतलब हुआ? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेंबर होता है क्लास में जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। ठीक, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर देखने में बिल्कुल फंक्शन की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई थी, यस, सभी को याद है कॉम्प्लेक्स क्लास की कोडिंग। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर आप एक जैसे फंक्शन बनाते हो वैसे ही बनाओ, नाम वही रखना जो क्लास का नाम। ठीक है, ऐसे ही बनता है फंक्शन, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिटर्न टाइप होता ही नहीं है इसका। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मुझे बताओ, किसी भी क्लास की कोडिंग को देखकर क्या तुम पहचान सकते हो उसमें कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? पहचान सकते हो, क्योंकि पहचानने का सिंपल तरीका है, इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। यही बात इसको खास बना रही है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर अगर है तो उसका नाम क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वही जो क्लास का नाम है। किसी भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना है या नहीं बना है, यह देखना बहुत आसान है, नाम से पहचान लोगे। तो कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इस बात को प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने का सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका, ये फंक्शन जैसा ही है, लेकिन इसको टेक्निकली फंक्शन ना बोल के कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सी आउट, सी आउट हेलो। ठीक है, अब इसका मतलब अगर ये चलेगा तो हेलो प्रिंट होगा, तो हेलो प्रिंट हुआ है यानी कि ये चला है। अब आप देखो, इस प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन में मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, या आप ही चलो बताओ मुझे, इस पूरे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, बताओ। पूरे प्रोग्राम की कोडिंग को अच्छी तरीके से देख लो और बताओ कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा। 3 बार? अच्छा, विशाल कह रहे हैं 4 बार, मोहसिन कह रहे हैं 1 ही बार, शुभम कह रहे हैं होगा ही नहीं कॉल। देखो, हमने अभी क्या पॉइंट पढ़ा? कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और अपने आप कॉल हो जाता है, हमें कॉल करना नहीं पड़ता। फिर भी मनीष कह रहे हैं कि कॉल होगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं कॉल होगा मनीष? मनीष, एक भी बार कॉल नहीं होगा ऐसा क्यों बोल रहे हो? रोहित कह रहे हैं कोई सा भी कंस्ट्रक्टर एक ही टाइम कॉल होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोला। मनीष, तीसरी बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेटिकली। क्या मतलब समझे ऑटोमेटिकली का? विशाल कह रहे हैं 4 नहीं 5 बार कॉल होगा।
मनीष, आप बात को कैच नहीं कर पाए। पीयूष का कहना है 4 बार। वेरी गुड पीयूष। तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो हेलो जितनी बार प्रिंट होगा समझ लो उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अपने आप, हमें कॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हम्म, क्या नाम है इसका? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। आप देख रहे हैं हेलो 4 बार प्रिंट हो रहा है। हेलो 4 बार प्रिंट हो रहा है, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्टर 4 बार चल रहा है। शुभम कुमार, ऑब्जेक्ट C1 C2 C3 के अलावा टेम्प भी तो ऑब्जेक्ट है लाइन नंबर 27 में। और ऐड मेथड अगर कॉल कर रहे हो तो टेम्प ऑब्जेक्ट भी बन रहा है ना। तो 3 नहीं 4 हुए ना ऑब्जेक्ट। तो 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक बार C1 के लिए, एक बार C2 के लिए, एक बार C3 के लिए और एक बार टेम्प के लिए। क्लियर हुआ? सभी को 4 बार कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है, क्लियर हुआ? गुड। इससे यह भी पक्का होती है बात कि हर ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है ये कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाली चीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाली चीज को क्या बोलते हैं बताओ? इंस्टेंस मेंबर। ठीक है ना? क्या आप देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर। समझ में आया ये? कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेंबर क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाली चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट की जिंदगी में सबसे पहला काम कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर वो एक्शन है, वो फंक्शनैलिटी है जो तब परफॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जिंदगी में ऑब्जेक्ट डॉट लगा के जिसको भी कॉल करता रहेगा सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप कॉल होता है। क्या आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला पहला एक्शन कौन सा है? कंस्ट्रक्टर है। बाकी कोई भी एक्शन एक्सप्लिसिटली आपको कॉल कर रहे हैं इसलिए बाद में ही परफॉर्म हो पाएंगे, पहला काम तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और गारंटेड चलेगा। देखो, सेट डेटा चलेगा कि नहीं चलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने C1 डॉट सेट डेटा लिखा कि नहीं लिखा। शो डेटा चलेगा कि नहीं चलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे कॉल किया है कि नहीं किया, क्योंकि उसे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। पर कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाता है ना, हमें कॉल करना ही नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। इसीलिए इसीलिए ऑब्जेक्ट बनते के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला पहला एक्शन कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कंस्ट्रक्टर क्यों स्पेशल है। कंस्ट्रक्टर एक तो उसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं है, इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लिखोगे, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है। और ये अपने आप कॉल हो जाता है। लेकिन कॉल कब होता है? ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट की जिंदगी में एक ही बार चलता है। एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलेगा। आप में से किसी ने बोला था कंस्ट्रक्टर अपनी लाइफ टाइम में एक बार चलता है, ऐसा नहीं है। सेम कंस्ट्रक्टर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए चल सकता है ना। C1 बनाया तो भी वही कंस्ट्रक्टर चला, C2 बनाया तो भी वही कंस्ट्रक्टर। तो कई लोग बोल रहे थे एक ही बार चलेगा, गलत। हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है। यूजुअली कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एज पब्लिक मेंबर बट इट कैन ऑल्सो बी प्राइवेट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में ही बनाया जाए। कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। पर उस केस में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी। यूजुअली हम इसको पब्लिक में ही बनाते हैं, क्योंकि पब्लिक में बनाओगे तो ही क्लास के बाहर से कॉल हो पाएगा। पब्लिक में अगर कंस्ट्रक्टर को बनाओगे तो ही बाहर से कॉल हो पाएगा, तो बाहर से कॉल हो पाएगा मतलब बाहर ऑब्जेक्ट बना पाओगे।
अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, है ना संदीप? ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। तो बाहर से कॉल तभी हो पाएगा जब पब्लिक में होगा कंस्ट्रक्टर, तो बाहर ऑब्जेक्ट ही तब बना पाओगे। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया तो क्लास की बॉडी के बाहर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। प्रोग्रामर हैज टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर सो ही कैन राइट एनी कोड। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड तो हम ही लिख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर तो हम ही बना रहे हैं। अब इसमें हेलो प्रिंट करवाऊं या कुछ भी करवाऊं, 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखवाऊं, जो भी करना है हमारे को पूरी लिबर्टी हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कंस्ट्रक्टर क्योंकि हम बना रहे हैं, हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या कोड लिखना चाहिए? अरे कंस्ट्रक्टर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं बोलो, इंपॉर्टेंट मेंबर है। कंस्ट्रक्टर एक बड़ी ही स्पेशल चीज है क्योंकि ये फंक्शन से अलग है। एक तो ये अपने आप कॉल हो रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं करता है, और ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला पहला एक्शन है, तो ये बातें इसको खास बना देती हैं। तो कंस्ट्रक्टर जैसी महान चीज से हेलो प्रिंट कराने जैसा तुच्छ सा काम कराना, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर पे क्या जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जिंदगी में सबसे पहले जो काम हो ही जानी चाहिए वो कंस्ट्रक्टर में कोड करो। नहीं आई बात समझ में? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट की जिंदगी शुरू होती है, शुरू होते ही आप कुछ काम करवा देना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो काम कहां पे करेंगे? कंस्ट्रक्टर में करेंगे। और कंस्ट्रक्टर में करेंगे तो गारंटी है कि वो चलेगा, और सबसे पहले चलेगा ऑब्जेक्ट की लाइफ में। ऑब्जेक्ट के लिए कुछ और काम करें उससे पहले ही चलेगा। तो यूजुअली कंस्ट्रक्टर का मकसद होता है कि हम उसमें उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर में कोडिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमें ये तो समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर यूजफुल है टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास में सेट डेटा फंक्शन बनाया हुआ है, उससे भी तो ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है ना। तो फिर सेट डेटा से काम हो ही जाएगा इनिशियलाइज का, कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है? वैलिड है सवाल? तो देखो, सेट डेटा को कॉल करोगे तब इनिशियलाइज होगा, नहीं कॉल करोगे तो इनिशियलाइज नहीं होगा। एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, पर कंस्ट्रक्टर तो चल ही जाएगा। तो आपको किसी भी हालत में शुरुआत में करवा ही देना है काम, तो कंस्ट्रक्टर को यूज करो, और कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलेगा ना उस ऑब्जेक्ट के लिए। सेट डेटा को तो आप कई बार कॉल कर सकते हो। फर्क है। क्या होगा अगर मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉम्प्लेक्स के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज ना करवाऊं? गार्बेज वैल्यू रहेगी उसमें। ए और बी में क्या रहेगा? गार्बेज वैल्यू रहेगा। हम सोचेंगे उससे क्या ही नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि कंस्ट्रक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए मैंने कोई क्लास बनाई है, भूल जाओ कॉम्प्लेक्स क्लास, कोई दूसरी क्लास बनाई है, और उस दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं ए और पी। सोचो कि पी एक पॉइंटर वेरिएबल है जबकि ए ऑर्डिनरी वेरिएबल है, ठीक है ना? तो आपने क्या किया होगा, कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको इनिशियलाइज किया होगा। अगर नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो पॉइंटर के अंदर गार्बेज वैल्यू रहेगी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, मान लो अपडेट फंक्शन मैंने कॉल किया। सोचो, अपडेट फंक्शन कॉल किया, कुछ वैल्यू दी, तो ए और पी में जाना चाहिए। तो ए में चला गया एक्स की वैल्यू 5, ठीक है, पर स्टार पी में जाना चाहिए 7। स्टार पी मतलब पी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे जाना चाहिए 7। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है ना कि पी के अंदर इस ब्लॉक का एड्रेस हो। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनिशियलाइज नहीं करा, ए में गार्बेज वैल्यू है, पी में गार्बेज वैल्यू, यानी पी एक अननोन लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर ये 7 स्टोर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये इलीगल मेमोरी एक्सेस होगा? बताओ, ये बात समझ में आई? अगर आपको समझ में आ रहा है कि इलीगल मेमोरी एक्सेस है तो ये प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। तो ये जरूरी है ना कि पॉइंटर में प्रॉपर एड्रेस पहले असाइन हो।
अब आपने सेट डेटा फंक्शन बनाया, सेट डेटा फंक्शन की मदद से आप इनिशियलाइज करवा सकते हो, पर सेट डेटा कॉल करना आपको याद नहीं रहा, सीधे आपने अपडेट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये तो इलीगल मेमोरी एक्सेस के दायरे में आ जाएगा ना। इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और फिर ये वैल्यूज ए और स्टार पी में जाएंगी, पर स्टार पी में जाने से पहले ये लाइन चलेगी। तो मैलॉक की मदद से एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, पी में उसका एड्रेस जाएगा, उसके बाद ये जो दो वैल्यूज आएंगे, एक ए में जाएगी और एक पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसमें जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, प्रॉपरली एक नया मेमोरी ब्लॉक बना के उसका एड्रेस पी में रख रहा है, तो प्रॉपरली इनिशियलाइज किया ना। अब अगर अपडेट करते हैं तो एक वैलिड मेमोरी लोकेशन में ही 7 जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशियलाइजिंग मेंबर्स? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। क्या हुआ, अनुराग को नहीं आया? क्या दिक्कत हो गई अनुराग? अनुराग अनम्यूट किया है, बताओ क्या डाउट है? अनुराग आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुराग आवाज नहीं आ रही। चलो शायद आपका माइक ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। ब्लेसिंग को भी समझ में नहीं आया इलीगल मेमोरी एक्सेस क्यों। यार बेटा एक बात बताओ, जब पी के अंदर गार्बेज वैल्यू है तो क्या ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? हाँ, गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लो गार्बेज वैल्यू है 2456, तो ये कोई तो लोकेशन है ना 2456 वाली, तो पी उसको पॉइंट कर रहा है, पर क्या ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व कराया? नहीं कराया ना। तो स्टार पी असाइन 7 बोलोगे तो 7 तो इसमें जा रहा है ना, तो ये उस मेमोरी लोकेशन में जा रहा है जो कि आपने रिजर्व नहीं कराया, तो ये लीगल मेमोरी एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों ब्लेसन, आया समझ में? तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को छोड़ो, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में दो वेरिएबल्स है ए और पी, पी पॉइंटर वेरिएबल है, मैलॉक वाला नहीं है। क्यों, तुमने मैलॉक कैलॉक नहीं पढ़े क्या अनुराग? आप रिवाइज नहीं किया तो फिर डाउट नहीं है आपका, पहले पढ़ाई करो फिर डाउट पूछना, है ना। आपके नहीं पढ़ने से वो डाउट नहीं हुआ, डाउट तब होता है जब आपने पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया। ठीक है। ये मैलॉक तो एक ही बार चल रहा है ना, अपडेट में लिख दोगे तो बार बार चलेगा ना। मैलॉक इसलिए कंस्ट्रक्टर में लिखा है कि एक ही बार चले। समझ में आया सुनील? ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई कंस्ट्रक्टर इज इंपॉर्टेंट। द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज instance member variables. This is one of the most common use of constructor, although you can write any code. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है। हाँ क्षितेश सुन लिया मैंने, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। यू कैन मेक अ कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तुम ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो जिसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हो। ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसकी जगह यहां पर हम एक्स और वाई कर देते हैं, और हेलो प्रिंट कराने जैसा बेकार सा काम कराने की बजाय ए में एक्स की वैल्यू, बी में वाई की वैल्यू। मुझे बताओ ए और बी किसके हैं? ए और बी किसके हैं? किस ऑब्जेक्ट के? कॉलर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, कॉलर ऑब्जेक्ट के ए और बी है। अब ये C1 के लिए चलेगा तो C1 के ए और बी होंगे, C2 के लिए चलेगा तो ये C2 के ए और बी होंगे। ठीक है, समझ में आया। पर एक बात देखो, अब एरर आएगी। टेम्प बनाते वक्त, C1 बनाते वक्त, C2 बनाते वक्त, C3 बनाते वक्त एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि इस समय ऑब्जेक्ट बनते वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर चलने के लिए आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये तो अपने आप कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स भेजने का तरीका है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू सप्लाई करना। अब ठीक है। ठीक, अब ये कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दो वैल्यू सप्लाई करनी ही पड़ेगी। जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो दो वैल्यू सप्लाई करनी ही पड़ेगी। सिंटेक्स समझ लो। क्लियर हुआ क्या? क्यों एरर आ रही थी? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने दो आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करे थे जो कि कंस्ट्रक्टर को चाहिए। ठीक, तो अभी कंस्ट्रक्टर में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसलिए। क्लियर है सभी को? अच्छा, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? सोचो जरा, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? आकांक्षा, टेम्प भी तो ऑब्जेक्ट है ना, उसको बनाते वक्त भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, तो उसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए ना। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। क्या कंस्ट्रक्ट करता है? क्या कंस्ट्रक्ट करता है? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। पर अभी मैंने बोला कि ये इंस्टेंस मेंबर है। इंस्टेंस मेंबर पहले चलेगा या ऑब्जेक्ट पहले बनेगा? पहले तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, तब तो उसके लिए इंस्टेंस मेंबर कॉल हो सकता है। हम्म तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं दिलाता। ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाती है, उसके बाद उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्लियर है? तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पर ये कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, क्योंकि यूजुअली हम ऐसा ही कोड लिखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तब एक्चुअल में सही मायने में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट होता है। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का जरिया। जैसे अगर तुम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ S1, तो S1 एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड के किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। तो सही मायने में ऑब्जेक्ट बना नहीं है अभी, वो सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं बना है। जैसे मकान और घर में क्या फर्क है? मकान, मकान जिसमें लोग नहीं रहते, लेकिन जब उसमें लोग रहने लगते हैं तो वो घर हो जाता है। उसी तरीके से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो एक मकान है, जब उसके मेंबर वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज करवा दिया तो वो घर बन गया। तब जाके हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं दिलाता, लेकिन ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने लायक बनाता है बाय इनिशियलाइजिंग मेंबर वेरिएबल्स। ठीक, समझ में आ गया? अब यहां पर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, दो पैरामीटर्स हैं। तो ये जब भी कॉल होगा इसे दो वैल्यू चाहिए, इसीलिए मजबूरी है कि हम हर बार जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप C3 ऐसे बनाना चाह रहे हो तो एरर आएगी। हाँ संदीप, मैंने देख लिया बेटा, देख लिया। बताओ, C3 ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हूं ऐसे तो नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि इस समय जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं हो रहा है, और क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट ना लेता।
तो फिर C3 ऑब्जेक्ट बन पाए इसके लिए जरूरी क्या है बताओ? C3 ऑब्जेक्ट बन पाए इसके लिए जरूरी है बिना आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए क्लास में। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया, भले इसके अंदर कुछ कोडिंग ना भी लिखो तो भी ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। एटलीस्ट बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में मौजूद है, भले वो कोई काम नहीं कर रहा, तो एरर तो नहीं आ रही, कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही ना। तो यहां पे C3 ऑब्जेक्ट बनाने पर कोई एरर नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे C2 ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें केवल एक ही आर्ग्यूमेंट पास करूं, दैट इज 3, तो क्या ये वर्क करेगा? बताइए, ये वर्क नहीं करेगा। फिर इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स इंट एक्स। और मैं क्या करता हूं, ए के अंदर एक्स की वैल्यू कॉपी करता हूं एंड बी के अंदर 0 असाइन कर देता हूं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है तरीका। और यहां पर ए और बी दोनों में 0 रख देता हूं। तीनों कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, इसको भी एक ही लाइन में लिख देता हूं। बोलिए, समझ में आया? गुड। 3 कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अब अगर मैं C1 बना रहा हूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? C1 बना रहा हूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर। और C2 बना रहा हूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। और C3 बना रहा हूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? फर्स्ट वाला। पहचानने में कोई दिक्कत? पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को? अब मैं एक और चौथा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, C4। बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पहला वाला कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने यहां पर ऐसे एक वैल्यू पास कर दी होती तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता? तो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता। और यहां पर अगर मैंने कोई वैल्यू ऐसे लिख दी होती तो C4 के केस में तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास विथ डिफरेंट सिग्नेचर। अब नाम तो सेम रहेगा ही रहेगा कंस्ट्रक्टर्स का क्लास के नाम पर आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, तो वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यस विशाल, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, सोचो जरा, अगर मैं इसमें से पहला वाला कंस्ट्रक्टर हटा दूं तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? बिना आर्ग्यूमेंट के ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, इसलिए C3 और C4 के केस में एरर आ रही है। लाइन नंबर 34 में C3 और C4 को जब बना रहे हैं तो एरर आ रही है। क्लियर है? क्यों एरर आ रही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं तो C3 C4 में एरर नहीं आ रही, C1 C2 में एरर आ रही है। ऐसा क्यों? C3 C4 में एरर नहीं आ रही जबकि अभी भी बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बना है। भाई C3 C4 के लिए तो अभी भी एरर आनी चाहिए ना। तो इसलिए C3 C4 के केस में एरर नहीं आ रही क्योंकि कंपाइलर अपनी तरफ से इस क्लास में एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर खुद बना रहा है।
समझ में आया? इस क्लास के अंदर बिना आर्ग्यूमेंट वाला एक कंस्ट्रक्टर कंपाइलर द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन लेकिन पहले तो नहीं बना रहा था। तो देखो रूल है, जब प्रोग्रामर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, प्रोग्रामर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। और अगर हमने कैसा भी एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना दिया तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। रूल समझ में आ गया? इसीलिए जब हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया था लेकिन बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, तो कंपाइलर नहीं बना रहा था, क्योंकि कंपाइलर क्या देखता है, अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। पर हमने तो यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लिए ना, कुछ बिना आर्ग्यूमेंट वाला नहीं बनाया लेकिन कुछ और बना लिए, तो अगर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया तो कंपाइलर फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। ठीक है? और हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। बहुत देर से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं सी भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा क्या? बताइए। भाई उसके लिए भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना। चलो अच्छा देखो, मैंने मान लो यहां पर ये तीनों कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब मुझे बताओ C1 C2 C3 C4 इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो पा रहे हैं, और हर बार क्या सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? नहीं। मैंने C4 ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके लिए भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। C4 में अगर 4,4 पास करूं तो इसके लिए भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तीसरा वाला। और अगर एक ही आर्ग्यूमेंट पास करता तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता। ठीक है? पर सोचो, अभी क्या होगा? अभी भी तो C4 ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। यहां लाइन नंबर 35 में कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है? C4। तो C4 ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। अब ये बताओ कौन सा वाला होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो भैया तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब दो आर्ग्यूमेंट्स पास हों। यहां कितने आर्ग्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं? यहां तो एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहा है ना, C1। दो आर्ग्यूमेंट पास होने चाहिए इंट टाइप के, पर यहां तो एक ही आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है ना, C1। अब कोई कहता है कि सर C1 का मतलब भी तो दो इंट वैल्यू है। जी नहीं, C1 का मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का एक आर्ग्यूमेंट। दो इंट वैल्यू नहीं बोलोगे इसको, इसको कॉम्प्लेक्स टाइप का एक आर्ग्यूमेंट बोलोगे। हम्म। तो तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कब चलता है? सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कब चलता है, सोचो जरा। जब एक आर्ग्यूमेंट पास होगा। किस टाइप का? इंट टाइप का। आप खुद जवाब दो, क्या सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा इंट टाइप का, पर यहां पर आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो कॉम्प्लेक्स टाइप का। C1 आर्ग्यूमेंट है ना, इसलिए सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर भी नहीं चलेगा। अब बताओ पहला वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? पहला वाला कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करें, और C4 में तुम्हें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं ना, C1। इसलिए इन तीनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। चौथा ऑप्शन है एरर।
चौथा ऑप्शन है एरर, पर इसमें एरर भी नहीं आएगी। शुभम असाइन कर रहे हैं पर वो पास ही हो रहा है। C1 एक्चुअल में पास ही हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में ही पास हो रहा है। तो C4 के लिए, C4 ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें C1 पास हो रहा है। पर आप देख रहे हो कि तीनों कंस्ट्रक्टर में से कोई भी कंस्ट्रक्टर इस केस में मैच नहीं हो रहा, तो क्या एरर आएगी? नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी, बल्कि ये सही है। इस केस में एरर नहीं आएगी। बिल्कुल, मैंने यही बोला कि एरर नहीं आएगी। तो अब सुनो मेन बात, ध्यान सुनना। अगर क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर नहीं बना रहा है तो कंपाइलर अपनी तरफ से क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बनाता है। अगर प्रोग्रामर अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में डिफाइन नहीं कर रहा है, तब कंपाइलर 2 कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। पर अगर आप कंस्ट्रक्टर क्लास में बना देते हो तो कंपाइलर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बनाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में अपनी तरफ से नहीं बनाता है। तीनों पॉइंट्स को अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो। बताओ, समझ में आया तीनों पॉइंट्स? मैंने कहा था कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाते तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, बिल्कुल बनाता है, सही है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर अपनी तरफ से टोटल 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। और C4 के लिए चल रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर हम अपनी क्लास में एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। क्या बोला मैंने? अगर हम एक भी कैसा भी मतलब कैसा भी, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कैसा भी कंस्ट्रक्टर बना दे तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाएगा, पर अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे तो कंपाइलर फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएगा। ठीक। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखो, लाइन नंबर 35 को देखो। C4 ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। C4 ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही है, पर कॉपी कंस्ट्रक्टर ही क्यों कॉल हो रहा है? अब ध्यान से सुनना, कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसी समय उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से उसे इनिशियलाइज कर रहे हो, उसमें असाइन कर रहे हो, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। C4 ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज हो रहा है, C1 उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? C4 ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें C1 असाइन हो रहा है ना। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसे सेम टाइम पे इनिशियलाइज भी किया जाता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। किसके लिए कॉल हुआ? C4 के लिए कॉल हुआ। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट क्या पास हो गया? C1 पास हो गया। ठीक। अगर तुमने बाद में लिखा C4 असाइन C2 तो क्या इस लाइन में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं होगा।
क्योंकि इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, और कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो C4 ऑब्जेक्ट क्रिएट पहले ही हो चुका है, इस लाइन में नहीं हो रहा है, तो इधर पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन चल रही है, वो अलग चीज। और हमने जो लाइन नंबर 35 में लिखा है उसमें ऑब्जेक्ट बन भी रहा है और उसमें इनिशियलाइज भी हो रहा है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट से। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ये सिचुएशन क्लियर है? ठीक है। और ये लाइन नंबर 35 36 में अंतर समझ में आ गया ना? ठीक है। तो either programmer has to provide copy constructor in the class or compiler itself provide copy constructor. अगर हमने बना दिया कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर नहीं बनाएगा, और हम नहीं बना रहे तो कंपाइलर बनाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड फॉर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट which is initialized with the object of same class. ठीक है ना? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, जैसे आपने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हो। Formal arguments of copy constructor must be a reference variable of some class. Formal argument of copy constructor must be a reference variable of some class. भाई यहां से C1 पास कर रहे हो ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर में C1 को रिसीव भी तो करोगे। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टाइप का ही होगा ना, वही बात। अभी जो आपको 3 बातें बताई थी वही की वही बातें। पढ़ो जरा तीनों पॉइंट्स, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना मेरे को। अच्छे से पढ़ लो, पहले तीनों पॉइंट्स पढ़ लो। संदीप उसकी बात करेंगे अभी, ये तीनों पॉइंट्स पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो। कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो इसको, बता चुका हूं अभी क्लास में। थैंक यू प्रदीप। तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए? तो देखो, when there is no explicit, explicit मतलब हमने जो लिखा हो, when there is no explicit constructor defined in the class, जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, कंपाइलर डिफाइंस 2 कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर? जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास में तो कंपाइलर 2 बना रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? बिना आर्ग्यूमेंट के और एम्प्टी बॉडी। ठीक। दूसरा पॉइंट, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी टाइप, जब एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड होगा, एक या एक से ज्यादा, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। व्हेन देयर इज एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, कंपाइलर डिफाइंस नन। तो जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बना देते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने बनाया तो कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, और हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है इसका मतलब हमने एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर तो बना ही दिया ना, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएगा, तो अल्टीमेटली कंपाइलर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बना लिया तो। क्लियर हुआ? अगर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने को बोला जाए तो कैसे बनाओगे, जरा बताओ, अंदाजा लगाओ। यहां बताओ कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे जो C4 के लिए कॉल हो। अरे चांद, वो तो हो गया लाइन नंबर 36 में, मैं डिफाइन करने का बोल रहा हूं, कॉल करने का नहीं। वेरी गुड पीयूष। बताइए क्षितिज, 2 आर्ग्यूमेंट कहां से आ गए? C4 के लिए तो कंस्ट्रक्टर कॉल ही हो रहा है ना, 2 आर्ग्यूमेंट की क्यों जरूरत है?
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सी। आया क्या समझ में? जान दिए क्या लिख रहे हो बेटा? कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, कोई 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 मतलब ही नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुमको। ये तो सिंटैक्स ही गलत है बेटा, तुम तो बेसिक ग्रामर ही भूल गए हो। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? C4 के लिए जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना, इसी को मैं बोल रहा हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो C4 के लिए जब ये कॉल हुआ होगा तो C1 का डेटा कॉपी हो गया होगा C में, ठीक। तो मुझे बताओ अगर इसके अंदर मैं A लिखूंगा तो वो किसका A होगा बताओ? A लिखूंगा तो C4 का होगा ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर C4 के लिए कॉल हुआ है। और इस A के अंदर अगर मैं C1 का A रखना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या लिखना पड़ेगा? C.A, ठीक है, क्योंकि C1 का डेटा C में आ गया है। और B असाइन, क्लियर, समझ में आया? पर देखो इसमें एक एरर आ रही है। क्यों एरर है ये? लाइन नंबर 11 में क्यों एरर आ रही होगी, जरा सोचो। कारण ये है कि यहां रिकर्शन हो रहा है। क्यों? लाइन नंबर 11 में देखो, सी नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अरे सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है, इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अरे वापस से यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर C1 असाइन हो रहा है ना। और मैंने आपको बताया था कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसी समय उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज हो रहा है। अरे वही तो हो रहा है सी के लिए भी। सी ऑब्जेक्ट बना और उसमें C1 इनिशियलाइज हो गया, C1 से इनिशियलाइज हो गया। सी सी में असाइन हो रहा है ना C1। तो ऑब्जेक्ट बनते ही उसमें उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइजेशन हो जाए तो यहां पर चलता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सी ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, रिकर्शन हो गया ना, ये तो दोबारा कॉल हो गया। और उसके बाद फिर से सी ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो दूसरी बार कॉल हुआ ना, तो दूसरी बार सी ऑब्जेक्ट बनेगा, और सी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर उसमें सी बनेगा, सी बनेगा तो फिर उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो रहा है, ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो रहा है। इसीलिए C++ वालों ने इसे एरर घोषित कर दिया। क्या प्रॉब्लम? कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास कॉम्प्लेक्स मे नॉट हैव अ पैरामीटर ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऐड फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना रहे हो वहां प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ऐड थोड़ी दोबारा कॉल हो रहा है। तो ऐड का रिकर्शन तो हो नहीं रहा। दिक्कत सिर्फ कहां है? कॉपी कंस्ट्रक्टर में। मैं बोलता हूं सारी प्रॉब्लम इसलिए है ना क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट मत बनाओ, रेफरेंस वेरिएबल बना लो। अगर रेफरेंस वेरिएबल बना लोगे सारी एरर खत्म हो गई। कॉल करते वक्त तो वैसा ही दिखेगा, कोई अंतर नहीं है। C4 में C1 असाइन हुआ, C4 के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पर C1 जो असाइन हुआ उसका रेफरेंस C में आ गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां रेफरेंस क्यों बनाना पड़ता है, ये समझ में आया? अच्छा, मुझे बताओ लाइन नंबर 30 में ये सी ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस। अरे चांद गधे,
अभी 3 बार बता तो चुका हूं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहे हो? सी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि बनते ही इसमें इनिशियलाइज हो रहा है ना। ठीक है, हो गया ये। अच्छा मुझे बताओ, कॉपी कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना रहे तो भी कंपाइलर तो बना ही रहा है ना, तो फिर हमें बनाने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। जब भी हमें डीप कॉपी करनी होगी, हमेशा कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें ही बनाना पड़ेगा। व्हाट इज डीप कॉपी? व्हाट इज शैलो कॉपी? डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है उसको समझते हैं। सुना है डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बनाएं या कंपाइलर बनाएं, जब चलता है तो क्या करता है वो? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स क्लास जरूरी नहीं है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ओबीजे वन कर लेता हूं, और ओबीजे वन में दो वेरिएबल्स, ए और पी। पी पॉइंटर है, ए ऑर्डिनरी वेरिएबल। ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू भी रखी हुई है जैसे कि 4, और इसमें तो एड्रेस रखा होगा, तो ये किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। वो मेमोरी लोकेशन पे एक्चुअल में कुछ डेटा रखा होगा, लेट से 7। अब मैं क्या करता हूं, क्लास नेम लिखूंगा और एक और ऑब्जेक्ट बना दूंगा ओबीजे टू, और बनाते वक्त इसमें ओबीजे वन से इनिशियलाइज कर दूंगा। क्या होने वाला है बता सकते हो? नया ऑब्जेक्ट बन गया, इस तरह से कुछ मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी पी, ये ऑब्जेक्ट टू बन गया। अब इस समय कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और मान लो हमने नहीं बनाया तो कंपाइलर बनाएगा, और कंपाइलर जो बनाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसमें क्या करता है, ओबीजे वन का डेटा ओबीजे टू में कॉपी कर देता है। तो क्या होगा, ये 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ओबीजे वन के ए का डेटा ओबीजे टू के ए में असाइन हो जाएगा, ऐसे ही ओबीजे वन के पी का डेटा ओबीजे टू के पी में चला जाएगा। ठीक, तो इसमें भी क्या चला गया, एड्रेस, वही एड्रेस ना जो ओबीजे वन के पी में है। मतलब दोनों मेमोरी लोकेशन एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है ना, पॉइंटर। दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। शैलो समझते हो ना? स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा, ऐसा बनता है स्विमिंग पूल ज्यादातर जगह। तो स्विमिंग पूल में जो पानी भरा रहता है ना, उसमें एक तरफ हाइट कम होती है, जैसे कि 3 फीट की हाइट है, और एक तरफ 10 फीट की हाइट है, तो इसको बोलते हैं डीप, इसको बोलते हैं शैलो। ज्यादा गहरा नहीं है, शैलो है। ठीक, तो जब हम बोलते हैं शैलो कॉपी, तो सरफेस लेवल पे कॉपी हो गया, मतलब एज इट इज डेटा कॉपी हो गया। लेकिन यहां पे इस कॉपी से ये नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जब कोई एक ऑब्जेक्ट इस मेमोरी लोकेशन में चेंजेस करेगा, तो दूसरे के लिए भी चेंजेस हो जाएंगे, है ना। होना ये चाहिए था कि ओबीजे टू का मेमोरी रिसोर्स अलग होता है जिसको पी पॉइंट कर रहा होता, उसमें भी 7 कॉपी हो जाता, वो बात सही है, पर अलग होना चाहिए ना मेमोरी रिसोर्स। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना रहा है वो तो शैलो कॉपी ही करता है। तो जब तुम्हें डीप कॉपी करानी होगी तो तुम्हें खुद को कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है,
ए और पी है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ए और पी, OBJ2। इसमें 4 रखा है, ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 7 रखा है। तो मैं क्या चाहता हूं कि डीप कॉपी हो। डीप कॉपी के लिए हम कोड कैसा लिख रहे हैं, हम जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट डॉट ए रख दीजिए, पर पी के अंदर आप नया मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस, जैसे मैलॉक को कॉल कर ले, एक नया मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, पी उसको पॉइंट करेगा, और स्टार पी यानी इस मेमोरी लोकेशन में असाइन हो जाए ओबीजे ओबीजे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उस पर स्टार लगाएंगे, ओबीजे जिस ब्लॉक को, ओबीजे डॉट पी लिखूंगा तो ये पी को एक्सेस कर पाएंगे, है ना, और उसकी डी रेफरेंसिंग कर दी तो 7 कॉपी हो गया। ठीक है, तो पी में पी असाइन नहीं कर रहे हैं, पी में ओबीजे डॉट पी असाइन नहीं कर रहे हैं, स्टार पी में स्टार ओबीजे डॉट पी असाइन कर रहे हैं। आया क्या समझ में? तो इससे क्या हुआ, पी का डेटा कॉपी नहीं हुआ है, पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं उसका डेटा कॉपी हुआ है। दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी। डीप कॉपी प्रोग्रामर को ही बनाना पड़ता है, कंपाइलर जो बनाता है वो ऑलवेज शैलो कॉपी होता है। ठीक है, बोलिए अच्छे समझ में आया? ये हो गया कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट फिनिश। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश, अब पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। नहीं हामिद, OBJ1 तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे ना, जैसे यहाँ पे C1.A थोड़ी लिखा, C.A C.B लिखा ना अपने। अरे ब्लेसन, तुम्हें अंतर ही नहीं समझ में आया अभी शैलो कॉपी और डीप कॉपी का। शैलो कॉपी से क्या हो रहा है और डीप कॉपी से क्या हो रहा है ये समझ में आया? बताओ क्यों ब्लेसन? शैलो कॉपी में पी का डेटा कॉपी हो रहा था, मतलब एड्रेस, और डीप कॉपी में पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कॉपी हो रहा है। तुम क्या करवाना चाहते हो? दोनों बातें सेम है क्या? दोनों बातें अलग अलग है ना? तो जब दोनों बातें अलग अलग है तो तुम क्या करवाना चाह रहे हो, तुम खुद डिसाइड करो। शैलो कॉपी करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट का पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा ना, और डीप कॉपी करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट का पॉइंटर अलग अलग मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, और वही तो चाहिए ना। हम्म, चलिए अच्छे से समझ में आ गया। अरे ए का डेटा कॉपी होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो ए का डेटा तो ए में ही जाएगा, पी का डेटा पी में नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर, हामिद मैंने यही लिखा है, स्टार पी असाइन स्टार ओबीजे डॉट पी, यही लिखा है। 1 थोड़ी लिखूंगा ऑब्जेक्ट के बाद, तुम फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। क्या मैंने यहां पर C1 लिखा है, तुमको देखो C1 लिखा है क्या? अरे C1 का डेटा तो C में कॉपी हुआ है ना, C के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है ना, C में रेफरेंस आया है तो C के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, C1 थोड़ी लिखूंगा यहाँ। क्यों हामिद, भूल गए? तो वैसे ही वहां पर
सो लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रक्टर। तो जैसे कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी होता है। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। कंस्ट्रक्टर क्या बनाता है? मकान को घर बनाता है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में ऑब्जेक्ट बनाता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता होगा? तो देखो, डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक स्पेशल मेंबर होता है क्लास के अंदर। इसका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है, लेकिन फिर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क कैसे रहेगा, इसलिए इसमें एक टिल्ड सिंबल लगाया जाता है। ठीक है? और डिस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे? एक टिल्ड सिंबल लगाओगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, ये बन गया डिस्ट्रक्टर। अगर तुम डिस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो कंपाइलर बना देगा। तुमने बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। और डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर तो आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, पर डिस्ट्रक्टर को कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इसलिए डिस्ट्रक्टर की कभी ओवरलोडिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे ही नहीं। तो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ही तो अंतर करके ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। और जैसे कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर होता है, ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाला मेंबर होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी ऑलवेज इंस्टेंस मेंबर होता है, वो भी कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी है कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए शायद उसका नाम डिस्ट्रक्टर होता होगा, पर ऐसा नहीं है। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जिंदगी में आखिरी एक्शन डिस्ट्रक्टर चलता है। डिस्ट्रक्टर को तुम उस अंतिम इच्छा के रूप में समझो, जैसे किसी को फांसी होने वाली है तो उससे जेलर पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा बता दो। अंतिम इच्छा इज द लास्ट एक्शन परफॉर्म फॉर दैट पर्सन। तो डिस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चलने वाला आखिरी एक्शन है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद तो डिस्ट्रक्टर चलेगा नहीं, क्योंकि इंस्टेंस मेंबर है, ऑब्जेक्ट के जिंदा रहते ही चल सकता है। पर डिस्ट्रक्टर के बाद कुछ और नहीं चलेगा। डिस्ट्रक्टर विल बी द लास्ट एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला पहला एक्शन कंस्ट्रक्टर और आखिरी एक्शन डिस्ट्रक्टर, बाकी सब कुछ इसके बीच में ही होगा। शुभम, अगर तुमने क्लास में कोई डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर बनाएगा, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर बनाएगा, पर हमने बना दिया तो फिर कंपाइलर नहीं बनाता। ठीक है? अब डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? डिस्ट्रक्टर में तुम कुछ भी कोडिंग लिख सकते हो, पर ये कब चलेगी? हम कॉल नहीं कर रहे डिस्ट्रक्टर को, तो ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसके जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो जो कोड तुमने डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखा होगा वो चलेगा। पर डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या कोड लिखना चाहिए? ठीक है? तो जैसे एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, उससे पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी, तो उसने कहा मुझे तो मटर पनीर की सब्जी खानी है। उसे मटर पनीर की सब्जी खिलाई जाती है और उसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। अब लोग ये कहने लगते हैं कि उसने मटर पनीर की सब्जी खाई थी इसलिए वो मर गया। अरे नहीं यार, मटर पनीर की सब्जी खाने से थोड़ी मरा है वो तो मरना ही था उसे। ये तो उसकी अंतिम इच्छा थी ना। तो डिस्ट्रक्टर वो अंतिम इच्छा है। ये मत सोचो कि डिस्ट्रक्टर चला है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था इसलिए उसके लिए डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया। क्यों होता है डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर के होने से ये फायदा है कि आप डिस्ट्रक्टर, देखो, अपने आप कॉल होगा डिस्ट्रक्टर, ये तो कंफर्म है, डिस्ट्रक्टर गारंटेड कॉल होगा, गारंटेड। तो जब डिस्ट्रक्टर गारंटेड चलेगा तो उसमें जो कोड लिख दोगे वो गारंटेड चलेगा। ठीक है? अब अगर गारंटेड चलने वाला कोड है तो तुम खुद सोच लो कि ऑब्जेक्ट के खत्म हो जाने पर, खत्म होने से पहले तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन ले लेना है लास्ट। तो जो मेमोरी रिसोर्स ऑब्जेक्ट को दिए जा रहे होते हैं उनकी मेमोरी को रिलीज करने का काम करना होता है। डीएमए याद है? मेलॉक कैलॉक फ्री। तो मुझे बताओ कि फ्री फ्री फंक्शन का महत्व मालूम है? फ्री फंक्शन क्या करता है? सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, फ्री फंक्शन क्या करता है बताओ?
क्या करता है फ्री फंक्शन? डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अगर हम फ्री फंक्शन को देते हैं तो वो उसकी मेमोरी को रिलीज करता है। ठीक, सिर्फ डीएमए वाली मेमोरी को ही वो रिलीज करता है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो ये ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर एक पॉइंटर है जो किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। शायद जब कंस्ट्रक्टर चला होगा तब ये मेमोरी ब्लॉक बना होगा और पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगा होगा। आपने भरपूर इसका इस्तेमाल किया थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, पर ये तो रह जाएगा ना मेमोरी में। इसको क्या बोलेंगे फिर? क्या बोलेंगे? मेमोरी लीक। क्योंकि जब पॉइंटर ही नहीं बचेगा, इसको कोई पॉइंट ही नहीं करेगा, तो इसको एक्सेस कैसे करोगे? ना इसकी मेमोरी रिलीज कर पाओगे। इसलिए समय रहते इसकी मेमोरी रिलीज कर दो। तो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट के खत्म होने के जस्ट पहले ये रिलीज हो जाए। तो वो कोडिंग आपको कहां लिखनी है? डिस्ट्रक्टर में लिखनी है। क्या करना है? फ्री पी, ये डिस्ट्रक्टर में कोड लिख दो। तो ये कोड जब चलेगा तो इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? देखो, जिसको ना डीएमए नहीं आता उसे मेमोरी लीक का क्या ज्ञान होगा? जिसको मेमोरी लीक नहीं आता उसको डिस्ट्रक्टर की अहमियत भला क्या समझ में आएगी? है ना? तो ये तो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं चीजों को। द जॉब ऑफ डिस्ट्रक्टर should be to free up the memory resources handled by the object. अब देखो शैलो कॉपी का क्या नुकसान है। अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया होता और उसके अंदर भी ए और पी होते और उसमें डेटा कॉपी करवा लेता तो ये इसको पॉइंट करने लग जाता। शैलो कॉपी मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते तो शैलो कॉपी होती, तो दोनों पॉइंटर एक ही को पॉइंट कर रहे होते। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर इसकी मेमोरी भी रिलीज कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट तो अभी भले ही एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये जिसको पॉइंट कर रहा था वो मेमोरी ब्लॉक रिलीज हो गया, तो ये पॉइंटर बन जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर, इसमें भी जो एड्रेस है वो अब इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसकी मेमोरी तो रिलीज हो गई, जो कि होना नहीं चाहिए था। इसलिए भी डीप कॉपी जरूरी थी। ठीक है, अगर हमने कोई डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास में तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिस्ट्रक्टर बना देता है और उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिस्ट्रक्टर। यस और नो? आया समझ में? ओके, तो ये हो गई कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कहानी खत्म। अब हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे जो असाइनमेंट हमारा छूट रहा था पिछली क्लास में। असाइनमेंट नंबर 23 हमने स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ असाइनमेंट के डाउट होंगे। थ्योरी का पोर्शन आज के लिए कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे और थ्योरी पढ़ेंगे C++ में। तो जिस किसी ने 23 नंबर का असाइनमेंट ट्राई ना किया हो वो क्लास चाहे तो लीव कर दे, बाकी लोग क्लास में रहें। 5 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो अभी बज रहा है 4:27, हम लोग 4:32 पे रिज्यूम करेंगे।
यस, वेलकम बैक। और अब हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट 23 के सॉल्यूशंस। असाइनमेंट 23 एक्चुअल में हम लोग पिछली क्लास में भी स्टार्ट कर चुके थे, पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था।